नमस्कार। नया सेशन शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और ऑब्वियसली आपने भी नए रेजोल्यूशंस बनाए हैं बच्चे के लिए और बच्चे ने भी अपने नए रेजोल्यूशन बनाए हैं। लेकिन क्या इस नए सेशन में किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उसके लिए हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में रेगुलर ओरिएंटेशन सेशन का प्लान करते हैं, ओरिएंटेशन सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर हम पेरेंट्स को इस बात के लिए सेंसिटाइज करते हैं कि आपको आने वाले साल में बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके या बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इस ओरिएंटेशन सेशन की कुछ जो हाइलाइट्स है, कुछ जो पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पहला पॉइंट है कि बच्चे का जो स्लीप साइकिल है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि बच्चे रात को पूरा सो नहीं पाते हैं, टाइम पे सो नहीं पाते हैं, इसलिए सुबह उठने में दिक्कत आती है। सुबह उठने में दिक्कत आती है तो स्कूल जाने में लेट होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। बच्चा कई बार क्लास में लैक ऑफ स्लीप से भी अफेक्ट होता है, उस वजह से उसका लर्निंग लेवल भी कम होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि अगर आपके बच्चे को सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है तो उसको 7 बजे तक तैयार होना चाहिए और 7 बजे तक तैयार होने के लिए 6 बजे उसको उठना चाहिए और 6 बजे उठने के लिए उसको कम से कम 9 घंटे की स्लीप चाहिए। इसका मतलब है कि रात को 9 बजे बच्चा सो जाना चाहिए और रात को 9 बजे सोने के लिए ये जरूरी है कि बच्चा 7:30 या 8 बजे तक किसी भी हालत में अपना डिनर खत्म कर ले। तो अगर आप डिनर रात में 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक खत्म कर रहे हैं और फिर बच्चा 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक सो रहा है तो सुबह 6 बजे उठने में बच्चे को चिड़चिड़ाहट होगी और इसके लिए हम बहुत जरूरी है कि बच्चे की जो स्लीपिंग साइकिल है उसको हम नॉर्मलाइज करें। दूसरी बात है, सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 9 बजे सो रहा है तो 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे तक मोबाइल, आईपैड, टीवी ये सबसे कट ऑफ आप और आपकी फैमिली कंप्लीटली हो जानी चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिसके बारे में बात करूंगा, फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, चूंकि सेशन शुरू हो रहा है और हम हर बार जब सेशन शुरू करते हैं नए रिजोल्यूशन के साथ, नई एनर्जी, नई उमंग और नए उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, तो हम लोग एक फूड के ऊपर भी कुछ रिजोल्यूशन बनाए। स्वीट एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ये दोनों चीजें बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक है। इनको जितना हम अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। बच्चों को कम से कम एक मील में फ्रूट्स मैंडेटरी करें कि किसी न किसी एक मील में बच्चों को फ्रूट्स लेना जरूरी है। साथ ही साथ पानी पीने का जो ट्रेंड है बच्चों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो पानी के ऊपर आप स्पेशल एम्फेसिस करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। और आप जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं या शाम को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आते हैं या कोई क्लास अटेंड करके आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ आप खाने का बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें अगर घर में तैयार रहती है तो बच्चे का जो 5 मिनट का जो क्रिटिकल टाइम होता है उसी समय वो कुछ भी जो घर में अनाप शनाप चीज़ें होती है उनको उठा लेता है। तो उस समय अगर आप उसके लिए बच्चे के कोई हेल्दी स्प्राउट या सैंडविच या कुछ फ्रूट्स या आप शेक्स तैयार रखेंगे तो बच्चे को उस समय अगर वो तुरंत मिल जाएगा तो उसकी जो इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। तो फूड हैबिट्स के ऊपर भी स्पेशली आप बच्चों का ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट जिसमें बात करना चाहता हूँ मैं, हमें बच्चे के स्क्रीन टाइम को, चाहे वो मोबाइल का टाइम हो चाहे वो टीवी का टाइम हो, उसको रिड्यूस या कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप सोने के पहले कम से कम 1 घंटे पहले बच्चे को पास स्क्रीन का कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे या बड़े भी जो सोने के पहले टीवी देखते हुए सोते हैं या मोबाइल देखते हुए सोते हैं, एक तो नींद पूरी नहीं होती है, एक सुबह उठते वक्त चिड़चिड़ापन होता है। पर अगर आप वहीं पर सोने के पहले अगर आप कोई बुक रीड करते हुए सोते हैं तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी होती है और आपको एक सुबह उठते वक्त एक फ्रेशनेस ज़्यादा लगती है। तो स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की जरूरत है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स फैमिली बनाए जा सकते हैं, कुछ जोन जैसे बनाए जा सकते हैं जहाँ पर मोबाइल्स और टीवी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, यहाँ पर आप मोबाइल और टीवी को मोबाइल को कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं। कुछ टाइम जोन आप ऐसे बना सकते हैं जिसमें आपको मोबाइल और स्क्रीन टाइम को आप कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिनर टाइम एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर मोबाइल और टीवी कम्प्लीटली बैन हो सकता है। तो यहाँ पर भी पेरेंटल रोल और पेरेंटल सुपरविजन की बहुत ज़्यादा नीड है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका बच्चा 12 साल से छोटा है तो आप उसको सोने से पहले कुछ ना कुछ रीड करिए। आप खुद रीड करिए, आप चाहे हिंदी में रीड करें चाहे इंग्लिश में रीड करें, लेकिन बच्चे के साथ आप जरूर रीड कीजिए। इससे बच्चों का एसोसिएशन, वोकैबुलरी, रिटेंशन सब बढ़ता है और आपके साथ अटैचमेंट भी बढ़ता है। इनफैक्ट अगर बच्चा बहुत छोटा हो, 4 साल 5 साल तक का हो, 3 साल का भी बच्चा हो, उसको भी आप कुछ ना कुछ सोने से पहले रीड कीजिए। और अगर आप बच्चे को रीड करते हैं, जितना छोटा बच्चा हो
उतनी आपकी रीडिंग स्पीड स्लो होनी चाहिए, उतना आप धीरे धीरे बोलिए ताकि बच्चा अब्जॉर्ब कर सके, उसका ब्रेन अब्जॉर्ब कर सके। और रीडिंग करने का फायदा ये बच्चे की बहुत अच्छी वोकैबुलरी बनती है और धीरे धीरे उसकी एक हैबिट का पार्ट हो जाएगा कि वो रोज सोने से पहले आपके पास आएगा और अगर आप उसको कुछ पढ़ के सुनाएंगे तो जहाँ पर उसकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती है, लिसनिंग हैबिट्स डेवलप होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है। इसके अलावा आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक अच्छी स्लीप साइकिल उस बच्चे का डेवलप होता है। तो रीड करना, अगर आपका बच्चा 10-12 साल की उम्र से छोटा है तो आप उसको रीड करने की जो हैबिट है उसको डेवलप कीजिए और रोज 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप बच्चे को जरूर सोने से पहले रीड कराइए। डेली पेरेंटिंग, देखिए पेरेंटिंग इज नॉट ए वन टाइम टास्क जो हम सिर्फ एग्जाम्स के दौरान करें या एग्जाम्स के पहले करेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स में करें। अगर आप बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं और आप बच्चे के रिजल्ट को लेकर शॉक नहीं चाहते हैं तो आपको डेली पेरेंटिंग करनी होगी। डेली पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे की रोज डायरी चेक करना, रोज बच्चे का होमवर्क चेक करना। और चेक करने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने बच्चे से पूछ लिया हाँ भाई क्या पढ़ा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उसका नॉर्मल जवाब हुआ हाँ पापा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नाउ दिस इज नॉट अ डेली पेरेंटिंग। ये हर पेरेंट कर रहे होते हैं, लेकिन डेली पेरेंटिंग का मतलब है कि आप जब डिटेल्स में जाते हैं, जब बच्चे से आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जब बच्चे के साथ बैठ के सवाल करते हैं, जब बच्चे के साथ बैठ के आप रीड करते हैं और ये आधे से पौन घंटा या 1 घंटे का समय अगर आप बच्चे के साथ निकालते हैं तो आप कभी भी रिजल्ट को लेकर सरप्राइज या शॉक नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या रिजल्ट उससे एक्सपेक्टेड है। और जो लोग डेली पेरेंटिंग करते हैं उनके बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। टुडेज वर्ल्ड इज इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड और आपने अपने ज़माने में पढ़ाई करी थी, लेकिन आप इस ज़माने के हिसाब से बहुत सारे पढ़ाई के तरीके चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। स्कूल या कोचिंग अपने लेवल पे पेरेंट बच्चों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट आपका भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो आप जरूर अपने स्कूल या कोचिंग से रेगुलर कंटेंट बनाई रखिए, उनकी वेबसाइट्स को या उनकी सोशल मीडिया जो चैनल है उनको विजिट करते रहिए या उनके जो SMS आते हैं उनको रेगुलरली आप पढ़ते रहिए। नोटिस बोर्ड्स को आप उनके जब भी आप विजिट करें जरूर पढ़ें। अपने जो अपने बच्चे के फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स से आप रेगुलर कॉन्टैक्ट बनाए रखें ताकि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी, कोई भी नया एग्जाम, कोई भी नया कंपटीशन अगर आपके बच्चे के लिए आता है तो आप बच्चे को जरूर मोटिवेट करें और उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को फॉर्म करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करवानी है, उसमें जरूर आपका ध्यान देना चाहिए। कई बार बच्चा इतना सिंसियर नहीं होता है कि वो स्कूल में अनाउंसमेंट या स्कूल में नोटिस बोर्ड को ध्यान से पढ़े और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करे, लेकिन अगर आप एज ए पेरेंट अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं और बच्चा फॉर्म फिलअप करता है और बच्चे को अच्छा लगता है तो ये उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी। तो आप हमेशा इन्फॉर्मेटिव रहिए, हमेशा इंक्विजिटिव रहिए कि क्या नया हो रहा है और बच्चे को नई से नई चीज़ें पर ट्राई जरूर करवाते रहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप डेली पेरेंटिंग करते हैं, आप बच्चे के रेगुलरली एफर्ट्स को वॉच कर रहे होते हैं तो आपको कभी भी साल के एंड में शॉक्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा कि आपके बच्चे से आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप स्कूल की पेरेंट टीचर्स मीटिंग को जरूर अटेंड करें और अगर आपके टीचर्स आपको बच्चे का नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज जनरली ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में शुगर कोट फीडबैक दिया जाता है और पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश की जाती है। जनरली पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि नहीं सर क्लास में तो बहुत अच्छा जवाब देता है, पता नहीं एग्जाम में क्या करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर बच्चा क्लास में अच्छी तरह जवाब देता है, अगर बच्चे को याद है तो एग्जाम में भी अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। लेकिन बहुत कम स्कूल्स में बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये डेर रखते हैं कि वो पेरेंट को क्रिटिकल फीडबैक दे सकें, क्योंकि जैसे ही पेरेंट को क्रिटिकल फीडबैक देते हैं तो पेरेंट्स ऑफेंड फील करते हैं कि उनको बच्चे को लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो आप अपने टीचर से या अपने जहाँ भी आप स्कूल में जाएं तो उनसे अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप नेगेटिव फीडबैक उनसे एक्सपेक्ट कीजिए और अगर वो आपको देते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, रादर देन उस पर ऑफेंड फील करने की जगह उसको आप अप्रिशिएट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली घर पे जो भी स्टडी पैटर्न्स है उनमें आप सुधार कीजिए। अनदर पॉइंट, हमेशा आप जब भी तो अपने स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए अगर आप टीचर्स को मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और आपके बच्चे को भी रिस्पेक्ट मिलेगा। जहाँ पर आप सोचें कि आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे लेकिन बट यू लर्न द रिस्पेक्ट नहीं होगा। तो आप कहीं पर भी स्कूल में या कोचिंग में जाएं तो अपने टीचर्स, आपके बच्चे की टीचर को जरूर रिस्पेक्ट दें। इससे रेसिप्रोकेशन में आपके बच्चे को रिस्पेक्ट मिलता है और आपको भी रिस्पेक्ट मिलता है और आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बच्चे के कितने भी नंबर आए, अच्छा करे ना करे,
लेकिन आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन नहीं कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट नहीं करें, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए पुश नहीं करें। मैं आपको इसके दूसरे तरीके बता सकता हूँ, लेकिन कई बार हम अपने डेस्परेशन में अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, और जैसे हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, बच्चा उस बच्चे से दूसरे बच्चे से लर्निंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। बच्चा अपने आप को उस बच्चे के लिए अपना कंपटीशन मान लेता है और उसकी लर्निंग खत्म हो जाती है। उसकी जगह हम एफर्ट्स पे फोकस करें कि क्या डे टू डे लेवल पे बच्चा अपने में चेंजेस ला सकता है, क्या उसके पढ़ने के तरीके में चेंज हो सकता है, क्या किस तरह का उसको हार्डवर्क को बढ़ाने की जरूरत है, किस तरह के उसको स्मार्ट वर्क को बढ़ाने की जरूरत है, किस तरह से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। वहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल दें, वहाँ पर लेकिन आप किसी और से कंपेरिजन करके आप अपने बच्चे को कभी भी सही डायरेक्शन में मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा बच्चे को डीमोटिवेट ही करता है। अवॉइडिंग द गुड वर्क, चेकिंग द फाउल एक्शंस एंड डिसिप्लिनिंग। अगर कोई चीज बच्चा गलत कर रहा है, जानबूझ के गलत कर रहा है, तो उसको हमें डिसिप्लिन करने की भी जरूरत है। दूसरा, एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि हार्ड वर्क, इसके बारे में जरूर बात कीजिए बच्चे से। हम उसको बताएं, हम उससे स्टोरी शेयर करें कि कोई भी सक्सेस, कोई भी सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। ये इसलिए भी बताना जरूरी हो गया क्योंकि बच्चे आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं। डोरेमोन, पोकेमोन जैसे गेम देखते हैं, और डोरेमोन गेम में क्या होता है कि एक आलसी सा बच्चा होता है जो अपना स्कूल का होमवर्क नहीं करना चाहता है और उसके लिए कंप्यूटर उसकी हेल्प करता है। तो बच्चे उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, वो सोचते हैं कि उनको भी कोई ऐसी मशीन या कंप्यूटर मिल जाएगा जो उनका होमवर्क कर देगा, और वो धीरे धीरे हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस खत्म करते जा रहे हैं। तो आप बच्चे को हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर बताएं, और बिना हार्डवर्क के हम जानते हैं कोई सफलता नहीं मिलती, और मिलती भी है तो वो अस्थायी होती है। इसलिए जरूर बच्चों से हार्डवर्क के मूड में, और छोटी छोटी चीजें बच्चों से अपने घर के काम खुद करवाइए। चाहे वो अपने, अगर वो खाना खाते हैं तो अपने बर्तन सिंक में जाके रखना हो, चाहे वो अपने रूम की सफाई करना हो, चाहे वो अपने बिस्तर को अरेंज करके रखना हो, चाहे वो अपनी यूनिफॉर्म को एक दिन पहले तैयार करके रखना हो, चाहे वो अपने शूज को पॉलिश करके रखना हो, चाहे वो अपने अंडर गारमेंट्स खुद साफ करने हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप बच्चे से करवाते रहिए। इससे बच्चे को दोनों चीजों को बैलेंस करने में भी आता है, और वो आपके जो हार्डवर्क है या आपके जो सेक्रीफाइस है उसको अप्रिशिएट भी करना जानेगा। और इसके साथ साथ बच्चे को पैसे की इंपॉर्टेंस जरूर बताइए। इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, कैसे मैं बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं एज ए पेरेंट, और एज ए पेरेंट हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए जो साल हो ये बहुत मंगलमय हो, बच्चा बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छे नंबर लेके आए, और अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, अलग अलग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करे, और उन सब में बहुत अच्छा करे। बस ओरिएंटेशन सेशन के बहाने मेरा आपको सिर्फ इतना ही सा कहना था कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि हम साल के एंड में काफ़ी संतुष्टि फील करेंगे, और हमारे बच्चे को भी हम जिस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं उस मुकाम तक ले जाने में छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।